नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट CDP, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पेपर है 7 फरवरी 2023 का है और बहुत ही बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे सभी क्वेश्चन को। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग आंसर कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। CDP बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप 30 में 30 ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बहुत ही बेटर तरीके से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या है, ये बताना है आपको। प्राथमिक वर्षों में जो क्रम होता है विकास का क्रम, वो सरल से जटिल होता है, ये बात सही है। अमूर्त से मूर्त नहीं होता है, ये यहाँ पे आपका गलत किया। पहले बच्चा को मूर्त चीज़ों से उसको जानकारी देना है, फिर अमूर्त चीज़ों में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी गलत किया, अमूर्त से मूर्त कहा, ये इसलिए ये गलत है। वैश्विक से स्थानिक नहीं होता है, स्थानिक से वैश्विक होता है, आप नोट कर सकते हैं, ये भी आपका क्रम गलत है। सामान्य से विशिष्ट होता है, यहाँ पे दिया है क्या, विशिष्ट से समान, इसलिए ये गलत है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। प्राथमिक वर्षों में जो विकास का क्रम होता है वो सरल से जटिल की ओर होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आप चाहेंगे तो नोट कर लीजिए कि भाषा का संवेदनशील काल जो होता है वो होता है आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। भाषा का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है बच्चा में, कब, आरंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में नहीं, और ना ही माध्यमिक या फिर प्रसव पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर जो जा रहा है ऑप्शन ए, संवेदनशील काल जो होता है भाषा विकास के लिए वो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को करके सीखते हैं डैश कहलाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बच्चा कहाँ सीख रहा है, समाज में, किस तरह से करके सीख रहा है। ठीक है, तो समाज में जब बच्चा करके सीखेगा तो वो क्या कहलाएगा, समाजीकरण कहलाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुसरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु अस्थायित्व का योग्यता आ जाती है। वस्तु अस्थायित्व की योग्यता जो है वो संवेदी चालक अवस्था में आता है, यानी कि बच्चा जो है किसी चीज़ को छूकर या फिर अपने इंद्रियों के द्वारा वो सीखता है, उसे महसूस करता है, यानी कि उसमें क्या है, वस्तु अस्थायित्व की गुण आ जाती है, कब, संवेदी चालक अवस्था में। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है यह बच्ची, ये बताना है आपको कि एक बच्ची जो है वो सूर्य को क्या कह रही है, सजीव। तो उसमें जो है कि बच्चा जो है सजीव निर्जीव में फ़र्क नहीं कर पा रहा है, और यही जो बात है, जब बच्चा फ़र्क नहीं कर पाएगा सजीव और निर्जीव में, उसे क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं। यानी कि बच्चा का जो चिंतन है वो जीववादी चिंतन है, इसलिए उसे सजीव और निर्जीव में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि निर्जीव चीज़ को बच्चा जो है वो सजीव कह रहा है, तो यानी कि आप सीधे समझ लीजिएगा कि बच्चा में जो है कि जीववादी जो चिंतन है वो है। ठीक है, वो जीववाद को मानता है, सभी चीज़ उसको क्या लगता है, सजीव ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया है, ये बताना है आपको। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा कौन सा बात इसमें नहीं कहा गया है, इस ऑप्शन में देखिए। लेव वाइगोत्स्की जो है वो समीपस्थ विकास के बारे में बात किए हैं, पार के बारे में बात किए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बात किए हैं, लेकिन एस्कीमा जो है, एस्कीमा के बारे में बात नहीं किए हैं। एस्कीमा का जो बात किए हैं वो है आपके पियाजे साहब, ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। एस्कीमा किनका वर्ड है, पियाजे का, और वाइगोत्स्की का जो वर्ड है वो है पार, और जो सामाजिक है, समाज, सांस्कृतिक और भाषा, ये सब वाइगोत्स्की का है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वाइगोत्स्की का नहीं है, तो आपका जाएगा एस्कीमा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है, ये आपको बताना है। किनके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। तो आइए खोजते हैं। विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप उसमें सहयोग, विद्यार्थी जो है उनको सहयोग करने के बजाय क्या कर रहे हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कंपटीशन की भावना ला रहे हैं बच्चे में, ये गलत है, ठीक है। 1 to 5 के बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं लाना है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में कह रहा है वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना। तो यहाँ पे इनाम और सजा की बात कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ना बच्चा को इनाम देना है और ना ही सजा देना है, ठीक है। ऑप्शन सी है उपयुक्त इशारे और संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पार आलम्बन देना, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा किसी समस्या को समाधान करने में अटक जा रहा है तो उसे इशारा के माध्यम से उससे मदद करना है, ठीक है। तो इशारा करना यानी कि पार आता है, मैं बार बार चर्चा करती हूँ इस बात का। और ये जो पार वर्ड है ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है, मैं अभी अभी बताई हूँ आपको। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ऑप्शन डी में क्या गलत किया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना, ये जो अनुबंधन वाली बात है ये वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं कहा गया है। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार आपको आंसर चूज करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, ये बताना है आपको। किनके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। नैतिक विकास की प्रथम अवस्था जो होती है वो है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। इस बात को नोट कर लीजिए कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था जो है वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन दे रहा है दूसरों को स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, ये आपका नैतिक विकास का प्रथम अवस्था नहीं है। और ना ही कर्तव्य का पालन करना और ना ही अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना, ठीक है। यहाँ पे बेटर जो आंसर है ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी कोई इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। यहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम दे रहा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। किसी निश्चित चीज़ में बच्चा को बांधना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को भांप लेते हैं। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है ऐसी कक्षा होती है जिसमें बच्चा जो है गतिविधि करने में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं और अपनी क्षमता को पा लेते हैं, ठीक है। ये आपका सही होगा। यहाँ पे योग्यता की बात किया या फिर पृथकीकरण, नामीकरण, ये सब गलत होता है वर्ड, आप नोट कर लीजिए। बहुत ही एक एक वर्ड को नोट करते चलिएगा तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के अनुसार आप क्वेश्चन को
कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनाम पाने वाली बात किया या फिर सज़ा से बचने के लिए यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया है? हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो किस बुद्धि का प्रयोग किया गया है ये बताना है आपको, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर के द्वारा जो बताया गया है भाषायिक बुद्धि, इसमें आपको दिख रहा है भाषाई बुद्धि जो है वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सामान्य, भौतिक या फिर विशिष्ट ये सब दूसरे के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे हावर्ड गार्डनर के बारे में पूछा तो आपका जाएगा भाषायिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, यानी कि व्यक्तिगत वाक का कहने का अर्थ हुआ क्या? खुद से बातचीत जो हमारे सोच और व्यवहार को मार्गदर्शन करती है। यानी कि व्यक्तिगत वाक आप अपने में करते होंगे, जैसे कि किसी रूम का अरेंजमेंट करना है तो आप सोचते होंगे कि ये चीज़ यहाँ रख देंगे, ये चीज़ यहाँ रख देंगे तो बेटर हो जाएगा। तो ये जो बात हुआ क्या? व्यक्तिगत वाक हुआ। तो ये जो आप बात करते हैं खुद से तो क्या होता है? सोच और व्यवहार को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर नकल करना चाहिए, या इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? बताइए आप क्या करेंगे? आप टीचर बनने वाले हैं। अगर कोई बच्चा जो है व्यक्तिगत वाक करके किसी समस्या को समाधान कर रहा है तो उसे आप प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेटर होगा। यहाँ पे हतोत्साहित गलत होता है, नकारना भी गलत है और दंडित करना तो बिल्कुल गलत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोहन ने घर और समाज में लड़कियों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसलिए वह लड़के की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है इस बात कहकर नकार रहा है कि वो लड़का है इसलिए लड़की का ड्रेस नहीं पहनेगा, यानी कि वो ये भूमिका नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता जाता है या फिर जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो जेंडर प्रारूप करेंगे, बिल्कुल बेटर होगा। जेंडर प्रारूप होता है, नहीं तो जेंडर रूढ़िवादिता होगा और नहीं तो जेंडर पक्षपात होगा, ठीक है। जब भी लड़का और लड़की में भिन्नता के बारे में बात करें तो आपका ये 3 ऑप्शन अगर कहीं भी दिखाई देते हैं तो उसे कीजिएगा। अगर रूढ़िवादिता रहता तो इसमें रूढ़िवादिता आंसर जाता, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ना ही रूढ़िवादिता है और ना ही पक्षपात है, इसलिए इसका आंसर जो होगा जेंडर प्रारूप होगा, ओके। समानता नहीं होगा और ना ही लचीलापन होगा और ना ही गतिशीलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये बताना है आपको। यानी कि एक ही कक्षा में जो है बच्चा जो है अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, विद्यार्थी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होता है वो क्या कहलाएगा? वो जो है आपका विभेदी निर्देश कहलाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मानकीकृत जो होता है वो गलत होता है, ये अनुबंधन नहीं होगा। विद्यार्थी जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो विभेदित निर्देश कहलाती है, एक निर्देश का काम करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, उद्दीपन नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, ये बताना है आपको। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का एक सही तरीका क्या होता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान
आधारित परीक्षाएं कह रहा है, यहाँ पे ये गलत है, परीक्षा शब्द, यहाँ भी परीक्षाएं, यहाँ भी परीक्षाएं, कट कर दीजिए सीधे। और यहाँ पे देखिए सहयोगात्मक परियोजना, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ ऑप्शन सी में मानकीकृत भी गलत है, परीक्षा भी गलत है, यहाँ पे मानक भी गलत है और परीक्षा भी गलत है। इस तरह से आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के अनुसार ऑप्शन को छांट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पे बहुत ही बेटर तरीके से आप कंफर्म हो जाते हैं कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव, तो क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? अगर आप विद्यार्थी का आकलन कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। बिल्कुल सही बात है। आकलन जो महत्व होता है इसलिए होता है कि क्या करें, विचार करना सीखे और सीखने को बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित कर पाए। ओके, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन बी में शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, ये आपका आकलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। और ना ही रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे योग्यता वाली बात की, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन को करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों और परिवेशों के विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों को विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन क्या कहा, बच्चा का जो है अभिरुचि, ज़रूरत और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उसे विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों को विकल्प देना है। यह जो सिद्धांत है यह समावेशन का सिद्धांत है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ चारों ऑप्शन में से आप निगेटिव पॉजिटिव वर्ड के तौर पे छांट सकते हैं। समावेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नामीकरण दिया ये गलत हो जाएगा, पृथ्वीकरण भी गलत होता है, बहिष्कार ये गलत हो जाएगा, फिर प्रतिस्पर्धा भी गलत हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से क्या कक्ष के सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, ये बताना है आपको। किसको बढ़ावा नहीं देता है? सांस्कृतिक संवेदनशीलता को। तो यहाँ पे आपको निगेटिव खोजना है, ठीक है। निगेटिव ऑप्शन चूज कीजिए कि किसमें निगेटिव बात किया है। ऑप्शन ए है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन गतिविधियों का आयोजन करना। ये तो सही बात है, आप विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन क्या कर सकते हैं, गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं, ये सही है। विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा कर सकते हैं, बहुत ही बेटर होगा। और ऑप्शन सी में देख रहे हैं केवल, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको फर्स्ट वर्ड दिख रहा है क्या, केवल। केवल शब्द जो होता है वो फिक्स वाली बात हो गया, तो ये गलत जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको निगेटिव पूछ रहा था, आपको निगेटिव मिल गया ऑप्शन सी में। और ऑप्शन डी सही है, यानी कि विद्यार्थी के विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना और सम्मान देना है, ये बहुत ही बेटर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। बताइए कि पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में ये जो कठिनाई होता है जो जिस विद्यार्थी में, उसे कौन सी कठिनाई होगा? गुणज वैकल्य होगा या फिर पठन वैकल्य होगा या फिर श्रवण बाधित या फिर लेखन वैकल्य? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो जैसा कि आपको पता है गुणज वैकल्य जो होता है, गुणज कहने का अर्थ आपको पता चल रहा होगा गणित में ही तो गुणा होता है, गुणज। तो जब भी गुणज वैकल्य की बात करें तो गणित में कठिनाई होगी, और श्रवण बाधिता कहे तो ये सुनने में कठिनाई है, ठीक है। और लेखन वैकल्य कह रहा है यानी कि लिखने में कठिनाई होगा। लेकिन यहाँ पे पाठ पढ़ने वाला बात कर रहा है कि पढ़ने में असक्षम है बच्चा, तो उसमें क्या होगा? पठन वैकल्य होगा, सिंपल सा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, ये बताना है आपको। अगर बच्चा श्रवण बाधित है यानी कि सुन नहीं पाता है तो उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए कर रहा है श्रव्य किताबें। जब बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो उसे श्रव्य सुनने वाली किताबें दे देते हैं आप, तो वो कैसे सुन पाएगा, कैसे सीख पाएगा। यहाँ पे यही जो है नहीं निगेटिव पूछा कि श्रवण बाधित बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए, तो श्रवण किताबें हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। मुद्रित पुस्तक देते हैं यानी कि छपे हुए पुस्तक देते हैं उसे, तो वो पढ़कर समझ सकता है अर्थ को, लेकिन वो सुन नहीं पाएगा। और ऑप्शन सी है उपशीर्षक वाले वीडियो, तो उपशीर्षक वाले वीडियो दिखाकर यानी कि उसमें एक्शन ज़्यादा रहेगा तो बच्चा जो है बेटर तरीके से सीख लेगा। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र के माध्यम से सीख लेगा, लेकिन श्रव्य किताबें जो है इससे नहीं सीख पाएगा बच्चा। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मकता बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, ये बताना है आपको। सृजनात्मक विकास करना है बच्चा में, सृजन की भावना लाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सब कैसा प्रश्न पूछेंगे, ये बताना है आपको। तो रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न अगर आप बच्चा से पूछते हैं तो वो सृजन का यानी सृजन करने का अर्थ क्या हुआ, बच्चा खूब सोचे, खुद से सोचकर क्वेश्चन को बताए, उसको सोचने पर मजबूर हो जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति वाले ये फटाक से बता देगा। सही मिलान करने वाला ये भी जल्दी से कर लेगा। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा उसके लिए। सही है ये बताओ, ये क्वेश्चन सही है कि गलत, वो सीधे डायरेक्ट रहेगा सही है गलत है। तो इस तरह से वो बच्चा नहीं सोच पाएगा और उसमें सृजन की विकास नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देख रहे हैं, खुले जवाब वाले यानी कि मुक्तोत्तर प्रश्न। ये जो है अगर आप बच्चे से करते हैं तो बच्चा जो है सृजन करके आपको बताएगा आंसर, ठीक है। खुले जवाब वाला बिल्कुल सही होता है और बंद सिरे वाला एक देगा। बंद सिरे वाला क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो सृजनात्मकता का विकास नहीं करेगा। तो यहाँ पे सृजनात्मक करना है बच्चा में, सृजन करना है तो खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, अगर बच्चा जो है पहली बार स्कूल आ रहा है तो अपना कुछ ना कुछ अनुभव लेकर तो ज़रूर आएगा आपके विद्यालय में, तो क्या करेंगे उसे, उन्हें नज़रअंदाज किया जाए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चा का किसी भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे नकारना नहीं है, उसकी उपेक्षा नहीं करना है, ठीक है। उपेक्षा यानी हो गया उसकी खड़ा करा के उससे क्या करना, बेइज्जत करना यानी कि उसकी मजाक उड़ाना, तो यहाँ पे गलत है। उपेक्षा नहीं करना है, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा किसी भी अनुभव के साथ स्कूल में आ रहा है तो उसके अनुभव को क्या करना है, बढ़ावा देना है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बताना है आपको। बच्चा कैसे सीखते हैं, 4 ऑप्शन है इसमें और कूट है, कौन कौन सही होगा ये बताना है आपको। तो बच्चा जो है चीज़ों को बनाकर और उस पर कार्य करके सीखेगा बहुत ही बेटर तरीके से। पढ़कर और लिखकर नहीं सीख पाएगा उतना, लेकिन बोलकर और सुनकर सीखेगा। और 4 है सोचकर और मनन करके, ये भी सीखेगा। और पढ़कर लिखकर भी सीखता है बच्चा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप कर लीजिए। बच्चा जो है चीज़ों को बनाकर और उस पर कार्य करके सीखेगा, पढ़कर लिखकर सीखेगा और बोलकर सुनकर भी सीखेगा और सोचकर और मनन यानी यहाँ पे हो जाता है चिंतन करना, ठीक है। सोचकर और कर सकता है बच्चा, सीख सकता है। यहाँ पे चारों सही है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे,
बताना है आपको कैसी कक्ष में बच्चा जो है बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे निष्क्रिय वर्ड यूज किया इसलिए ये गलत हो जाएगा, केवल वर्ड यूज किया। इसी तरह से आपको टाइम को बचत करना है, थोड़ा सा देखिए निगेटिव बस उसे कट कीजिए, ठीक है। और ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक बच्चों की उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। सही बात है, शिक्षक जो है बच्चों की उनकी गति जो होता है उनके सीखने के स्पीड के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, ठीक है। यहाँ पे मानकीकृत की बात किया, ये गलत वर्ड है, आप नोट कर लीजिए। निष्क्रिय, केवल और मानकीकृत ये सब गलत है। ऑप्शन सी जो है आपका सबसे बेटर है, इसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है, ये बताना है आपको। यानी कि एक शिक्षक है, वो शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चों के अनुभव को कक्षा में शामिल कर रहे हैं और उन्हीं के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें बच्चा जो है वो अपने अपनापन का बोध होगा, उसमें वो सोचेगा कि ये तो मेरा ही बात है, ठीक है। इसलिए बच्चा खूब लगन से सीखेगा। हिंसा वाली बात गलत है, अलगाव गलत है और क्रोध गलत है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, ये बताना है आपको। तो आप जान लीजिए समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है वो सबसे बेहतर होगा तार्किक सोच पर। अगर सोचिएगा किसी समस्या के बारे में, उसे तर्क कीजिएगा तो समस्या आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निष्क्रिय गलत होता है, स्थिरता यहाँ पे गलत हो जाएगा और प्रतिक्रिया सेट नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा समस्या समाधान की जो सबसे बेहतर तरीका है वो है तार्किक सोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों की भ्रांतियाँ और त्रुटियाँ क्या दर्शाता है, यानी ये बताना है आपको। जब बच्चा के मन में भ्रांति हो रहा है और या फिर त्रुटि कर रहा है, इससे क्या होगा बच्चा में। ऑप्शन ए है सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया में बेहद हानिकारक। यहाँ पे हानिकारक वर्ड गलत है, बच्चा का त्रुटि जो होता है वो हानिकारक नहीं होता है। अविवेकी चिंतन को दर्शाती है, यहाँ पे अविवेकी कहा, ये गलत वर्ड है, यानी न, ठीक है, तो ये गलत है। बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देता है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा के मन में भ्रांति हो रहा है या फिर कोई त्रुटि कर रहा है तो बच्चा के सोच में क्या कर रहा है, अर्थपूर्ण झांकने का मौका दे रहा है, ठीक है। और उसमें वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है, यहाँ पे हीनता वाली बात की, यहाँ पे गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बेटर है, उसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक और दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो जब भी बच्चा को अगर उसकी कोई भी गतिविधि कराते हैं आप कक्ष में और वो दोहराव वाली हो जाएगी और बच्चा का जब उसमें रुचि नहीं लगेगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, ऊब जाएगा, उस बात से, उस गतिविधि से ऊब जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। और जब बच्चा के मनपसंद का आप गतिविधि करा रहे हैं, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से आप किसी टॉपिक को उठाकर बात कर रहे हैं तो बच्चा उसमें खूब आनंद लेगा, उत्सुक होगा या फिर उत्साहजनित होगा, ठीक है। यहाँ पे उबेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है बच्चा की रुचि नहीं लग रहा है, अगर रुचि नहीं लगेगा तो बच्चा उबाऊ हो जाएगा, उब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण है, ये बहुत ही इजी होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझिए क्या है, बच्चों में सज़ा का डर पैदा करके सिखाने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है सज़ा का डर पैदा करके सिखाने के लिए, तो सज़ा या फिर दंड दे रहे हैं बच्चा को तो वो नहीं सीख पाएगा, ये तो गलत बात बोला, ठीक है। इनाम और सज़ा अर्थपूर्ण सीखने के बेहद प्रभावशाली है, ये गलत बात है। इनाम और सज़ा से बच्चा जो है अर्थपूर्ण नहीं सीख पाएगा, ये दोनों गलत है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन देखिए कौन जा रहा है,
किसमें दिखा रहा है ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी को करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। कौन सा कारक जो है वो सीखने को प्रभावित करेगा ये बताना है आपको। कूट है, 4 ऑप्शन को देखिए और आंसर कीजिए कौन कौन सही है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, बिल्कुल सही बात है। जब विद्यार्थी को रुचि होगा तो वो सीखेगा, ये सही है। संकल्पना को कथित प्रासंगिकता, ये भी सही है। जब संकल्पना को कथित प्रासंगिकता के रूप में लेगा तो बच्चा सीखेगा। विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, इससे भी सीखेगा। सीखने सिखाने की पद्धति, इससे भी सीखेगा। ठीक है, सीखने का ये चारों जो है प्रभावित तरीका है, चारों सही है। देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन डी 1 2 3 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDP का लास्ट क्वेश्चन है, बेटर तरीके से करेंगे और पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं, ये बताना है आपको। क्या क्वेश्चन कहा, सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच में संबंध को दर्शाता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन पढ़िए पहले। व्यक्तिगत कारकों और परिवेश के तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे नहीं कह रहा है, ये गलत है। व्यक्तिगत कारकों पर जो है परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे कह रहा है नहीं पड़ता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन बी में कह रहा है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये सही है। मैं अभी बताई हूँ आपको कि व्यक्तिगत कारक पर जो है वातावरण का प्रभाव होता है, परिवेश का प्रभाव होता है, ये आपका सही बोला। और ऑप्शन सी कह रहा है व्यवहार में सामाजिक परिवेश पर शायद ही प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे शायद ही वाला बात कर रहा है कि शायद ही पड़ता होगा, ऐसा बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो गलत हुआ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जा रहा है कौन, ऑप्शन बी सबसे बेटर है। आपका 30 प्रश्न खत्म हो चुके CDP का, बहुत ही बेटर तरीके से। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा, बहुत ही बेटर तरीके से समझा जाएगा। और आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए एक बार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।